इनके पास में ऐसी लॉन्ड्री है, कमल छाप लॉन्ड्री, जिसमें कमल छाप डिटर्जेंट से धुल के सारा स्वच्छ हो जाता है, सारा साफ हो जाता है। और ये साफ भारत, ये स्वच्छ भारत मोदी जी निर्माण करना चाहते हैं। उनको लगता है गांधी का भारत भी ऐसा ही सिलेक्टिव भारत था, पटेल का भारत भी ऐसा ही सिलेक्टिव भारत था, और नेहरू का भारत भी ऐसा ही सिलेक्टिव भारत था कि मुसलमान अब बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, कुछ भी हो जाए प्रतिक्रिया नहीं देता। उसके वजह से बेचैन है, पूरा संघ परिवार बेचैन है। पूरे जो जो कट्टर हिंदुत्व फैलाना चाहते, जो सनातनी लोग हैं, वो बेचैन है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं सरकार चलाते हुए। इसे सुशासन कहें या कुशासन, इस पर बहरहाल चर्चा हो रही है। मोदी जी ने अपने सरकार की तारीफ में कई बातें कही हैं, जिसमें ये कहा है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश शर्मसार हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग किस हालत से गुजर रहे हैं, हम सब अपने आप से अकेले में, तन्हाई में जरूर अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या वाकई प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। ये अपने आप तन्हाई में अगर आप आकलन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज हो जाएगा, अगर आप किसी के अंधभक्त ना हो। इस पर बात करेंगे और इसमें साथ साथ और क्या क्या बातें कही हैं। वो अभी हाल ही में क्वाड सम्मेलन में पहुंचे थे, तो वहां भी एक बयान उन्होंने दिया और कई चीजें ऐसी हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। आज मेरे साथ खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, नागपुर में रहते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश को शर्मसार नहीं किया, क्या आपकी क्या राय है इसमें? क्योंकि मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूं कि जो आदमी बेबाक राय रखता है, बार बार देश को बहुत सी चीजों में मशवरे भी देता है, वो अब क्या कह रहा है? अविनाश काकड़े जी की क्या राय है? देखो, हमारे देश में शर्म को भी शर्म आ जाए, इतनी शर्मनाक घटनाएं हुई है कि शर्म भी शर्मिंदा हो गई होगी। और हमारे देश में जो ये जो फौज बैठी हुई है ना झुटलरों की, ये फौज हर चीज की व्याख्या करते हैं। ये माफी वीर को क्रांतिवीर बोलते हैं, ये लुटेरों को क्रांतिकारी बोलते हैं, ये गांधी को डरपोक बोलते हैं, जो निशस्त्र जाके बैठते हैं कहीं भी, कुछ भी शांत कराने के लिए, जातीय हो या धार्मिक दंगल हो, उसको शांत कराने के लिए जो निशस्त्र जाके बैठता है, उसको ये डरपोक बोलते हैं। और जो AK-47 के सुरक्षा इसमें रक्षा में जाते हैं, आपने देखा होगा कि अजय बीस जी उस वक्त भी रक्षा में थे और पार्लियामेंट में रो रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मोदी जी भी कई बार अपने अपने देखा होगा पंजाब में भी जान की भीख मांग रहे थे, उनके सुरक्षा के रक्षा में होते हुए भी। तो ये बहादुर लोग है। तो ये जो है शर्म की बात, तो इनको किसी बात से शर्म नहीं आती। इनको आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा कि मैं ड्रोन से देखता हूं सारा, भ्रष्टाचार भी ड्रोन से देखते हैं। मगर तपकीर गांव नाम के इनके एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरुणाचल प्रदेश के, वो बोलता है कि चाइना 20 किलोमीटर अंदर घुस गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप किया था कि 100 किलोमीटर अंदर घुसा है। ये स्पष्टीकरण देने पहुंच गए कि तपकीर तपकीर जो है कि 25 किलोमीटर घुसा है। तो ये 25 किलोमीटर मोदी जी को उस ड्रोन से नहीं दिखाई देता। ये विशेष ड्रोन है जो सिलेक्टिव दिखाता है। जैसे इनको सिलेक्टिव धर्म दिखता है। आसाम का जो मुख्यमंत्री है उनके, वो कहते हैं कि हमने सारे मदरसे बंद कर दिए और शिशु मंदिर शुरू कर दिए। भैया, ये हिंदू पाकिस्तान बनाने के लिए जो कुछ आप कर रहे हो, ये देश की फितरत नहीं है भाई। ये देश की फितरत के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हो। तो इसको इनको समझ में नहीं आता, इनसे शर्म नहीं आती। इनको शर्म किस किस की बात की नहीं आती, वो जरा समझ लो कि वरुण गांधी ने कहा है कि 60 लाख सरकारी पद, मान्यता प्राप्त पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं
उसको भरा नहीं जा रहा, इनको शर्म नहीं आएगी। 30 साल का सबसे बड़ा जॉबलेस ये हो गया, देश हो गया, और ये जॉबलेस होने का इनको कोई शर्म नहीं आती। ये शर्म की बात नहीं है। इनके लिए शर्म की बात ये नहीं है कि हमारा जहां-जहां सरकार ने अपना हाथ लगाया, वहां-वहां हमारा सारा निगेटिव हो गया, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र डूब गया वो। ये इनके लिए कोई माने शर्म की बात नहीं है। इनके सुभाष चंद्र गर्ग जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो कहते हैं कि 30 साल में महंगाई दर आज सबसे अधिक है, और हमारा जीडीपी मात्र 3.5 है, और अनेकों दशकों में हमारा जो विकास दर है वो सबसे कम आ गया। इसकी इनको शर्म नहीं आती, बिल्कुल नहीं। शर्मनाक कोई काम इन्होंने किया नहीं। इनके शर्मनाक काम में अगर दे दो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 29 सितंबर 2010 में आधार कार्ड जो नंदुरबार से शुरू हुआ था, आज इनको समझ में आया 27 मई को कि जो होटल में और जगह-जगह पर आधार कार्ड की जो झेरॉक्स देते हैं, उसका मिसयूज हो सकता है, ये समझने में इनको इतने दिन लग गए। और अभी इन्होंने सर्कुलेशन निकाला यूआईडीएआई ने कि अभी झेरॉक्स कॉपी नहीं लेनी चाहिए, और लेते हैं तो उसका जो नंबर है उसको क्रॉप कर देना चाहिए। इसकी इनको शर्म नहीं आई। इनको मास्क के जो ऑर्डर इन्होंने दिए थे बिना किसी यानी ये समीक्षा के, कोरोना में जिस तरीके से ऑर्डर दिए, बेटी अपने यानी बाप को लेके यहाँ से बिहार तक गई, मजदूर मुंबई से लेके चेन्नई से लेके पूरे गए, गंगा में मुर्दे तैरते रहे। ये शर्म की बात नहीं है। इस देश का अर्थतंत्र पूरा का पूरा नीचे गिर गया, ये शर्म की बात नहीं है। 2040 में एमएसई का 2040 करोड़ रुपए इनका एमएसएमई का कर्जा डूबा, ये शर्म की बात नहीं है। 19,000 करोड़ रुपए लघु उद्योग का एनपीए में चला गया, ये शर्म की बात नहीं है। एक्सपोर्ट हमारा 417 मिलियन डॉलर जो एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट हमारा 610 बिलियन डॉलर हो गया, ये शर्म की बात नहीं है। ये अब तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, विश्व गुरु बनने का रिकॉर्ड है कि हमारा इंपोर्ट इतना ज्यादा हो गया। रुपए का डिवैल्यूएशन 81 रुपए हो गया, ये शर्म की बात नहीं है। कृषि जमीन सिंचाई योग्य जो 27% हमारे है, कृषकों ने अपना बचा लिया, वजूद बचा लिया, उसके लिए संघर्ष किया, 750 किसान मर गए, ये शर्म की बात नहीं है। 23%, 22% से 23% कृषि का जीडीपी में योगदान है, मगर जहां विश्व गुरु ने हाथ लगाया वो सारे सेक्टर निगेटिव में चले गए। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने मंदिर विवाद खड़े कर दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने मस्जिद विवाद खड़े कर दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इनका अजय बीस का नाम का सीएम कहता है कि ये तो फिर अभी झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी ताजमहल कुतुब मीनार अभी बाकी है। ये गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे लिए और क्या गर्व की बात है कि हमने जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमने इलेक्शन के पहले उत्तराखंड में जो मंदिरों का राष्ट्रीयकरण किया था वो रिटर्न कर दिया, क्योंकि वोट चाहिए थे। अब फिर से हमने चारों धाम और सारे मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्राह्मणों को होश आना चाहिए, संघ उनका नहीं है। संघ चंद रसूखदार ब्राह्मणों का जागीर बन चुकी है। ब्राह्मणों का भी उसमें कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद होता तो भंवरलाल जैन नाम का एक आदमी, जिसकी माँ सरपंच है, भाजपाई सरपंच है, तो जो जिसमें एक भाई उसका बाजार समिति का अध्यक्ष है, दूसरा भाई उसका बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी है, उसको मारा, भंवरलाल जैन को मार दिया, जान से मार दिया। मारने वाला भी कॉर्पोरेटर है बीजेपी का। यह शर्म की बात नहीं है। हमारे लिए यह शर्म की बात नहीं है कि जाति और धर्म देख के हम हिंसा करते, यह शर्म की बात नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं कि हमारे पूर्व लोगों ने, जो पूर्व सत्ताएं थी, उन्होंने सबने टेक्नोलॉजी से डराया था, तो डरा के उन्होंने आईआईटी, इसरो, एम्स, आईआईएम, भाभा एटॉमिक रिसर्च, ये सब तैयार किया, रेल गेल भेल सब तैयार किया, और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में देश को बेच रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान के विवाद में देश को बेच रहे हैं।
महंगाई पर हमारा ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पर हमारा ध्यान नहीं है, अव्यवस्था पर, अशिक्षा पर हमारा ध्यान नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात हमारी इसलिए है कि धारा 370 ये गर्व की बात है कि हमने हटा दिया, मगर वहां ब्राह्मणों की हत्या नहीं रुक रही है, सरकारी कर्मचारियों की हत्या कश्मीर में नहीं रुक रही है, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। काकड़े जी, ये बहुत सी चीजें आपने गिनाई और वाकई ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। पूरे देश का नाम, बल्कि बदनाम जिसे कहते हैं, वो हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। नहीं, मोदी जी का जो ये बयान है, एक बात छूट गई, महत्वपूर्ण है कि नुपुर शर्मा का जो वीडियो मोहम्मद जुबैर ने जो फैक्ट चेक करके एक अपना ये चलाता है, सीरियल चलाता है, उसने फैक्ट चेक किया और वो वीडियो शेयर किया, तो उसके माँ को, बहन को, उसके बीबी को, सब परिवार को मारने की धमकी, गंदी गंदी गालियां दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। हमने तो प्रेस को आजाद कर दिया, लोकतंत्र को मजबूत कर दिया, और उसके ऊपर जो कार्रवाई करने वाली जो बात है वो हम नहीं करते, क्योंकि हम हर जगह हिंदू मुसलमान करते हैं। जो भी भंवरलाल जैन होगा उसको मुसलमान समझ के हमने मार दिया, हमको कोई शर्म नहीं आई, हम शर्म के पार निकल गए, क्योंकि इस देश में शर्म को भी शर्म आने लग गई है। अच्छा काकड़े जी, जो मैं सवाल करना चाह रहा था वो ये कि इस वक्त आपके हिसाब से ये सारा जो कुछ बोला गया, झूठ बोला गया, गलत बोला गया, इस वक्त ये सब कहने की जरूरत क्या है? क्या कुछ तैयारी है? मोदी जी इस टाइम ये बात क्यों कह रहे हैं, जबकि न सिर्फ आप बल्कि बहुत से लोग अलग अलग तरीके से उनको उपाधियां दे चुके हैं। आप तो जुटलर कहते हैं। अभी इस वक्त जो कुछ उनका बयान आया, उसका क्या मकसद है? क्या कुछ चाहते हैं? क्या उन्हें ऐसा यकीन है खुद को कि लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे? उनके भक्त यकीन कर रहे हैं, वो सारा एड्रेस जो करते हैं वो भक्तों को करते हैं। वो उनको उनको डिस्कोर्स अपना चलाना होता है, वो अपने टर्फ पे खिलाना चाहते हैं सबको, सबको वो अपने टर्फ पे खिलाना चाहते हैं। देखो, अभी महीना 2 महीने हो गए, हमारे पास में मदनी भी होगा, ओवैसी भी होगा, मोदी भी होंगे, और भी कोई होगा, वो उसी टर्फ पे खिलवा रहे, पूरे देश को उसी टर्फ पे खेल रहे। हम हॉकी खेले उसी पे खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे उसी पे खेलेंगे, कुश्ती खेलेंगे उसी पे खेलेंगे। उनके टर्फ पे, उनके समय पे, उनके डिस्कोर्स पे खिलवाना उनका शगल रहा है, शुरुआत से शगल रहा है। ये जो कहते हैं कि मैं गांधी और इनके पटेल के मार्ग पे चल रहा हूं, तो गांधी और पटेल इस देश में विभाजन नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं करते थे, गांधी इस देश में डिस्पैरिटी नहीं करते थे, गांधी इस देश में दंगे नहीं फैलाते थे, गांधी इस देश में किसी दलित को इसलिए दलित ने ये नहीं करते थे, प्रताड़ित नहीं करते थे कि वो दलित है। गांधी इसलिए किसी का आर्थिकता का विरोध नहीं करते थे कि वो मुसलमान है। गांधी ने कभी जाति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, सबको इस देश का नागरिक बोला, और उस देश के नागरिक को समान अधिकार होने चाहिए, समान। ये तो समान नागरिक कानून लाने वाले हैं, क्या लाएंगे समान नागरिक कानून में? क्या विशेषता रहेगी? और अगर समान नागरिक कानून में विशेषता रहेगी, अगर लाना चाहते हैं तो उसका ड्राफ्ट सामने लाना चाहिए। ये विवाद सामने लाते हर वक्त, और ड्राफ्ट सामने अगर लाएंगे तो मेरे जो विवाह की मेरी विधि जो है उसका क्या होगा? हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर मुझे विवाह करना है उसका क्या होगा? मैं क्यों मानूंगा मुस्लिम विवाह पद्धति को? मैं क्यों जानूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ को? और मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले क्यों मानेंगे हिंदू माइथोलॉजी के ने तुम्हारे तथाकथित विचित्र कानूनों को, जिसमें 12 साल की लड़की 60 साल के आदमी के साथ शादी करती थी? ये हमारे कानून जो थे उसमें मुस्लिम क्यों मानेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि समान नागरिक कायदा, अरे क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है, सबके लिए संवैधानिक लॉ सेम है। पर्सनल लॉ की हमने गारंटी दिए थे, हमारे देश ने गारंटी दिया था कि पर्सनल लॉ हर एक को अपने धर्म पालन का अधिकार होगा, हर एक को अपनी आराधना करने का अधिकार होगा, हर एक को अपनी अपनी तरीके से वर्शिप करने का अधिकार हो गया। क्या इस पे हम जाएंगे? क्या इसके लिए सरकार बनी है कि हर एक की स्वतंत्रता जो रहेगी, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता का हनन, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, इसके ऊपर हम खत्म करना चाहते? क्या करना चाहते हम? तो मोदी जी, जब तुम सही देश के सही सवालों को एड्रेस नहीं कर सकते, जब तुम देश को कोरोना से नहीं बचा सके, आर्थिक बदहाली से नहीं बचा सके,
आपके षड्यंत्रों से नहीं बचा सके, जातिगत षड्यंत्रों से, धर्मगत षड्यंत्रों से नहीं बचा सके, तो आप ये चाहते हो कि उसी टर्फ पे सारे लोग चर्चा करने लग जाए और हिंदू मुसलमान करके, बहुसंख्यक हिंदू को पोलराइज करके हम हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये हिंदू पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्कोर्स पैदा करने का काम आने वाले चुनाव के लिए मोदी जी कर रहे हैं और इसको लोगों को सतर्क करना यही एकमात्र ये है, उपाय है। लोगों का प्रबोधन सबसे एकमात्र उपाय है। अच्छा काकड़े जी, आपने मदनी का जिक्र किया और अभी देवबंद में उन्होंने एक अपना बड़ी सी कॉन्फ्रेंस, चूंकि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं और उनको जहां चाहें वो बिठा लें, उनको कोई आम मुसलमानों की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी जो देवबंद में कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, कल ही खत्म हुई है, उसमें एक नई बात कही गई है। महमूद मदनी ने ये कहा है कि अगर आपको हमारा रहन सहन, खाना पीना पसंद नहीं है तो आप देश को छोड़ करके चले जाओ। तो ये बिल्कुल एक नए किस्म के नया पर्सपेक्टिव इस बहस में लाने की कोशिश लगती है, जैसे कि मुसलमानों को कहा जाता रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अब मदनी की तरफ से ये कहलाया जाना या कहा जाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है आगे, क्या कुछ है? क्योंकि आप मुसंगी कह चुके हैं, आप इन लोगों को मुसंगी अब से पहले कह चुके हैं। अब जो कुछ ये नया हो रहा है, जो देवबंद में हो रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, सतही बातों पर तू मैं हो सकती है। हमारे जो अस्मिताएं हैं, हिंदू मुसलमान, भाषागत अस्मिता, जातिगत अस्मिता, इसमें कुछ योगदान देना, ये कम ज्यादा करना किसी के बस में है नहीं। दुर्घटना से मैं जिस घर में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी और माँ ने कोई एप्लीकेशन देके मुझे बुलाया नहीं था उस घर में, ना मैंने कोई अर्जी दिया था कि आपके यहाँ पैदा हो जाओ, ऐसा कोई हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये हमारे साथ में घटना बोलो या दुर्घटना हो जाती है। इसकी अस्मिता बेचने वाले जो लोग होते हैं वो भावनिक राजनीति करते हैं और मैं उनको बोलता हूँ संगी, मुसंगी, बुसंगी, कुसंगी और सुसंगी। ये इसमें से ये बुसंगी है। जो रहेंगे मुसलमान, जो रहेंगे मुसंगी है, जो रहेंगे मुसलमान मगर काम संघ का करेंगे। जैसा उन्होंने बोला था ओवैसी ने कि हमको 15 मिनट की छूट दे दो, 20 मिनट की छूट दे दो, हम हिंदुओं को समझा देंगे कि हम क्या है। मोदी ने 72 घंटे की छूट दे दिया, अभी तक रोते हैं कि हमारे हजारों लोग मार दिए। वैसा इनका है, इनको भगा दो, हिंदुओं को भाग जाना चाहिए। इसको, अरे तुम्हारे 57 देश है मुसलमानों के, तुमको क्यों नहीं भागना चाहिए? इतना ही अगर तुम भागने और भगाने की बात कर रहे हो तो ये कार्ड देते हैं खेलने के लिए। जैसा नहीं रहता है कि आप अपने कार्ड दूसरे को दे देते हो क्योंकि वो आप उसके साथ में मिले होते हैं, रमी खेलते वक्त भी कार्ड फ्लैश दे देते हैं उनको। उस तरीके से ये एक दूसरे को कार्ड बांट रहे, क्योंकि जो 90% जनता है उस जनता का कोई मुद्दा डिस्कशन में ना आए, इसलिए दिया गया। आपको पता है 28 मई को आर्यन खान को बेदाग बरी कर दिया गया, बोल दिया कि हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, मगर 1 महीना वो बच्चा जेल में था। वो इसलिए था ना कि वो शाहरुख खान का बेटा है, वो इसलिए था ना कि वो मुसलमान है, वो इसलिए था ना कि उसको अंदर डालने से बहुत पब्लिसिटी मिलती है। तो ये ईडी, बीडी, सीडी, कीडी जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है केंद्र सरकार के इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करते हैं? अभी महाराष्ट्र के चंद्रकांत खैरे ने एक आरोप लगाया है कि ओवैसी को और ये जो हमारे यहाँ के प्रकाश अंबेडकर जी है, उनको पार्टी खड़ी करने के लिए हजार करोड़ रुपए बीजेपी ने और आरएसएस ने दिए। और ये जो बाकी जगह सत्ता बदल हो रहा है या सत्ता को खरीदा जा रहा है, उसके लिए हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? ये सवाल उन्होंने किया चंद्रकांत खैरे जी ने। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई आपके पास में जो आ गया, जिसने आपने आरोप लगाया, ऐसे कई नाम मैं गिना सकता हूं कि जिस पे आरोप लगाया, जिसको जेल में होना चाहिए कहा इन्होंने, जेल में डाल दिया। जैसे ही इनके पार्टी में गया, इनके पास में ऐसी लॉन्ड्री है, कमल छाप लॉन्ड्री, जिसमें कमल छाप डिटर्जेंट से धुल के सारा स्वच्छ हो जाता है, सारा साफ हो जाता है। और ये साफ भारत, ये स्वच्छ भारत मोदी जी निर्माण करना चाहते हैं। उनको लगता है गांधी का भारत भी ऐसा ही सिलेक्टिव भारत था, पटेल का भारत भी ऐसा ही सिलेक्टिव भारत था, और नेहरू का भारत भी ऐसा ही सिलेक्टिव भारत था। नेहरू को तो खैर इनको एलर्जी है, मगर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी किसी ने दिया होगा इस देश को लोकतांत्रिक,
जब हमारे देश में संविधान मंजूर हो गया था और गांधी नेहरू जी एक्सपायर्ड हो गए थे, तब तक संविधान नहीं मिला था पाकिस्तान को। ये लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूट जो दिया है इस देश को, वो नेहरू जी की देन है। मगर इनको एलर्जी है, क्योंकि उसके ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते तो उनके पैर काटने का प्रयास कर रहा है। मगर जनता समझदार इतनी है, इतना समझती है, भुलावे में आ जाती है। और आज भी भुलावे में आई जनता कितनी है? तो 31% मात्र जनता भुलावे में आई है। बाकी की बची हुई जो जनता है उन 70% वो आपके भुलावे में आज भी नहीं आई है। ये देश की मौलिकता को समझने की जरूरत है, और ये 31% को भी कम करने के लिए हमको सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। ये बोलते हैं रेल की बोगी हम इंपोर्टेड कर लेंगे, रेल के टनल बनाने का ठेका हम चाइना को दे देंगे, सब हमारे पास में। इवन एक चिप चाइना ने एक्सपोर्ट नहीं किया हमारे पास में, तो हमारी पूरी इंडस्ट्री स्लो डाउन पर चली गई थी। और मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया, करो इंडिया, दौड़ो इंडिया। भैया ये शर्म की बात है मोदी जी, नारे आप बड़े बड़े देते हो, शर्म आपको आनी चाहिए। और आपके पार्टी को क्या, कौन सा डिफरेंस विद, क्या नाम था इनका, पार्टी पार्टी विद डिफरेंस। यही डिफरेंस है आपके कि लुटेरों को आप साहूकारों का लाइसेंस देते हो। अडानी और अंबानी टनों से मादक पदार्थों का इंपोर्ट कर रहे हैं, हर पोर्ट पे मिल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर पोर्ट पे इंपोर्ट हो रहा है मादक पदार्थ, और वो रूटेड होके बाहर भेजा जा रहा है। पूरे दुनिया का ये मादक पदार्थों का हब बनते जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में 3 तड़ीपार राष्ट्रीय जो केंद्रीय होम मिनिस्टर है, तीनों तड़ीपार है, तीनों के तीनों क्रिमिनल है, और क्रिमिनलों के हाथ में हमारा राज चल रहा है। ये शर्म की बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी पिछले दिनों सतना मध्य प्रदेश में नेहरू जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया और बहुत ही गर्व के साथ उसको शेयर भी किया गया है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम नेहरू और गांधी और पटेल इनके रास्ते पर चल रहे हैं। ये आखिर अगर ऐसा है तो ऐसे मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहाँ कुछ है? ये दोगले है, ये दोगले है। मोदी जी ने कहा परिवारवादी दल देश से सबसे बड़ा नुकसान कर रहे। वो एक शब्द भूलना भूल गए कि संघ भी परिवारवादी है। सबसे बड़ा परिवारवादी दल ये भाजपा है, जिसमें संघ परिवार के भरोसे वो चलता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि संघ परिवारवादी दल देश का सत्यानाश कर रहे हैं। ये उनको कहना चाहिए था। मैं करेक्शन करना चाहता हूँ मोदी जी को, आग्रह करना चाहता हूँ कि मोदी जी आपके स्टेटमेंट में थोड़ा करेक्शन कीजिए और बताइए कि संघ परिवारवादी दल इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए 8 साल पूरे हो गए और 2024 की तैयारी है। इस साल में भी गुजरात और 1-2 राज्यों में, हिमाचल में इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद इलेक्शंस का सिलसिला है कई स्टेट में, अगले साल भी है और 2024 सबसे बड़ा इलेक्शन अब हमारे सामने है। अब क्या कुछ हो, आप ईवीएम की बात तो मानते नहीं, आप कहते हैं कि ईवीएम से कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होती, सिर्फ वो अंधभक्त हैं जो काम करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। जितनी बैलेट पेपर से गड़बड़ होती है उतनी ईवीएम से गड़बड़ हो सकती है। अगर आपका बूथ पर आदमी ना हो तो सब जगह गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ क्यों नहीं हो सकती? मैं ऐसा नहीं बोलता, मगर गड़बड़ को रोकने वाला मित्र होता है आपका सशक्त कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता। अब क्या कुछ हो? देखिए 2022 में हम हैं, 2024 में इलेक्शन होना है और मोदी जी ने एक इशारा भी कर दिया है कि मुझसे एक माननीय अपोजिशन कोई लीडर कह रहे थे कि अरे साहब आपको देश ने 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना लिया और क्या चाहिए, तो वो तीसरी इनिंग खेलने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसका उन्होंने इशारा दिया है। आप क्या कहते हैं, अब क्या कुछ करे जनता? वो जनता जो अकेले में बैठ के रोने की हालत में पहुंच चुकी है, वो क्या करे? नहीं, रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए। इनका जवाब गवार की गाली और हंस के टाली वाला हिसाब है। मोदी जी ने कहा है महात्मा गांधी ऐसा भारत चाहते थे जिसमें गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाएं सशक्त हो, अर्थव्यवस्था स्वदेशी समाधान पर आधारित हो। ये हंसने लायक स्टेटमेंट है या रोने लायक स्टेटमेंट है? किस बात के वो रोगे?
रोना है तो स्वयं पर रो। हमने अपनी फसल की चिंता की है, हर वक्त नस्ल की चिंता नहीं की। हमारी नस्लें उसके उनके कब्जे में चली गई, उनके 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 बहकावे में चली गई, उनके गलत जो उन्होंने धारणाएं पैदा की उसमें चली गई। हमको ये बताया गया कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमानों ने ये अत्याचार किए, मुसलमानों ने 700 साल पहले, 1000 साल पहले क्या किया, वो अत्याचारों का आज निराकरण कैसे करोगे? उन्होंने अगर कुछ किया तो उनके मस्जिद गिरा के नहीं होगा। हमने भी फिर कई मंदिर गिराए, हमने सारे बुद्ध विहार गिराए। जब जब हम विवाद करेंगे तो हमारा भी पाप खुलेगा और भूतकाल के पापों पर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कई शिवलिंग आपको मिलेंगे जिनमें बुद्ध उकेरे गए हैं। ऐसे कई आपको मंदिर मिलेंगे जहां बुद्ध विहार है, जहां बुद्ध विहारों का पूरा ढांचा दिखाई देता है, और ऐसी कई मस्जिदें दिखाई देगी जहां मंदिरों का दिखाई देता है। मगर हमारे देश के समझदार नेताओं ने एक रेजोल्यूशन लिया था कि अब ये मंदिर मंदिर विवाद से हम बाहर निकल के हम सच में ग्लोबल इकोनॉमी बनेंगे, ग्लोबल अर्थशास्त्र हम अपनाएंगे, हम विश्व के जो डेवलपमेंट है उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उससे अगर चलना होगा तो ये जातिगत झंझट, ये धर्मगत झंझट, ये विवाद के मुद्दे हमको अपने पास रखना पड़ेगा, अपने जगह पर रखना पड़ेगा। जब तक हमारा धर्म घर के अंदर और सामाजिक क्षेत्र घर के बाहर नहीं हम डिवाइड कर देंगे, जब तक नहीं होगा। गांधी जी ने बोला था कि धार्मिक विषय ये सरकारों ने अपने हाथ में ले लेना चाहिए, किसी तटपुंजियों के हाथ में या मूर्खों के हाथ में उसको धर्म को नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। और आज की तारीख में देख लीजिए, किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर उस धर्म का मुखिया है तो धर्म का धंधा कर रहा है वो, और धर्म का धंधा ये विभाजन पैदा करता है, धर्म का धंधा ये झगड़े लगाता है, क्योंकि झगड़े वर्शिप को लेकर नहीं होते, दिखावे को लेकर होते हैं। झगड़े जो होते हैं वो इनकम की प्रॉफिट पर और संख्या के अनुसार उसको जो इनकम होती है, जो धर्म का मुखिया होता है उसकी सत्ता, संपत्ति और सम्मान को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि धार्मिकता बढ़ाने के लिए होता है। तो हमारे देश में अभी धार्मिकता पर नहीं, वो धर्म को जो चलाने वाले लोग हैं उनके सत्ता और संपत्ति को बढ़ाने के लिए झगड़े चल रहे हैं। उससे देश को बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दुर्दशा कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने उस दुखती हुई रग पर हाथ रखा है, जो सभी को, चाहे वो हिंदू मुसलमान किसी भी मजहब के लोग हों, उन्हें गौर करने की जरूरत है। और आप चूंकि मुसलमानों के बारे में अब से पहले भी कह चुके हैं कि ये मामला जो कुछ देश में हो रहा है वो हिंदू वर्सेस हिंदू है, मुसलमानों को जरा अलग हो जाना चाहिए। आपने मुसलमानों में मदनी जैसे जो आपके लोग हैं वो होने नहीं देते। हाँ, मैं वही समझदार हो गया, मैं बहुत इससे बोलता हूँ कि मुसलमान अब बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, कुछ भी हो जाए प्रतिक्रिया नहीं देता, उसके वजह से बेचैन है, पूरा संघ परिवार बेचैन है। पूरे जो जो कट्टर हिंदुत्व फैलाना चाहते, जो सनातनी लोग हैं वो बेचैन है। भैया मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, इसकी एक व्याख्या है हमारे सनातन धर्म में, जो वैदिकों का धर्म है उसमें वो बोलते हैं कि जो वेदों को मानता है, वेद प्रामाण्य मानता है, मतलब भगवान के दिए हुए मानता है, वो आस्तिक। जो यज्ञ संस्कृति को मानता है वो आस्तिक, और जो वर्ण व्यवस्था को मानता है वो आस्तिक। हमारे देश में वेदों को पढ़ने की हम लोगों को मनाही थी, हमको पढ़ने ही नहीं दिया, आज भी पढ़ने नहीं देते। यज्ञ हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, यज्ञ का विध्वंस करना ही हमारा काम था, क्योंकि यज्ञ के साथ में जमीन का अधिग्रहण और जमीन पर कब्जा ये मुख्य उद्देश्य होता था, और न वर्ण व्यवस्था से ये देश को देश नहीं बनने दिया। ये तीनों बातें हिंदू धर्म का सत्य नहीं है, ये तीनों बातें वैदिक धर्म का सत्य है। तो वैदिकों में और हिंदुओं में जब तक डिफरेंस नहीं होगा, जब तक ये सच्चाई नहीं समझेगी, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस हिंदू है। वैदिक हिंदू और हमारे हिंदू, जो हम सर्व समावेशक हिंदू है, जिनमें 33 करोड़ भगवान हैं, जिसमें मूर्ति पूजा से लेके पेड़ पौधे की और कुत्ते बिल्ली की भी पूजा होती है, वो हिंदू इस देश का सच्ची हिंदू है और मालिक है। वो हिंदू के लिए हम बोलते हैं कि इनके बीच की और ये सनातनी वैदिकों के बीच की लड़ाई है, जो धर्म को धंधा बनाना चाहती है। इससे हमको समझना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत ही अहम बात। और मैं आखिर में लोगों को बता दूं, हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें, क्योंकि आपने एक बात बताई कि पूरा संघ परिवार इससे बेचैन है कि मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही,
रिएक्शन नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि महमूद मदनी ने एक अच्छा मुद्दा जिसे कहते हैं वो दे दिया, ये कह करके कि हिंदू देश छोड़ करके चले जाएं। ये देखिए कितना अब देखिएगा आगे आगे तमाशा इस पर कितना होगा। हाँ, और मुसलमानों के तो बिल्कुल नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन वो बहरहाल दाढ़ी और टोपी लगा करके जब जाकर के ऐसे बयान देते हैं और सारे सामने भी दाढ़ी टोपी वाले लोग बैठे होते हैं, तो एक इंप्रेशन दिया जाता है विजुअल उस तरीके से। मुझे पूरा यकीन, मुझे हमारे भगवा धारण करके 4 बच्चे पैदा करने का, मुसलमानी महिलाओं के साथ में अत्याचार करने की ट्रेनिंग दे देना, वो हिंदू नहीं है हमारे, वो सनातनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आम लोगों को आंखें खोल करके देखने की जरूरत है। अब पब्लिक की तरफ से कहीं रिएक्शन नहीं आया, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल किस्म का मुसलमान भी खामोशी से देख रहा है। लेकिन महमूद मदनी ने अब एक इशू दे दिया, उसमें आरएसएस देखिएगा अब इस पे कितना खेल आगे बढ़ेगा और कितना प्रोवोक करने का काम उन्होंने कर दिया है और कितना 2024 की तैयारी के लिए एक इशू दे दिया है। लेकिन आम मुसलमान खामोश है अब भी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मोदी जी के उस बयान के बारे में काफी डिटेल से बताया कि शर्म क्यों नहीं आती और शर्म को भी शर्म आ गई, ऐसे हालात है। अब हमारे पूरे देश के लोगों को, विद्वानों को, आम लोगों को, सबको सोचने की जरूरत है और तन्हाई में गौर करने की जरूरत है कि इन 8 साल में वाकई कोई शर्म की बात हुई या नहीं। प्रधानमंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, ये सब हमें गौर करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। याद करते हर सप्ताह। मैं सभी से इजाजत लेता हूं। हमारे काकड़े जी हमें समय दे देते हैं और हमने मंडे के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो टाइम निकालते हैं जहां भी होते हैं, नागपुर में हो या नागपुर के बाहर। आज भी वो दिल्ली में है, दिल्ली में रहते हुए हमारी स्काइप से बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।